हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। वन शॉट सीरीज हमारी चल रही है जिसमें आज हम लेने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स को। चैप्टर नंबर 4 है हमारा। ओके, पूरे चैप्टर को देखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। कोई दिक्कत नहीं आएगी चैप्टर में आपको। बहुत मजा आने वाला है चैप्टर में, काफी अच्छा चैप्टर है। ओके, तो 5 नंबर का यहाँ से पूछा जाना है। एक क्वेश्चन आएगा और दो ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, दो ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा। मतलब कि जो क्वेश्चन रहेगा वो 3 नंबर का रहेगा। ओके, तो अच्छे से इस चैप्टर को करना है अपने को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या हमसे पूछा जाने वाला है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आता है रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बाद आता है रेट अफेक्टिंग फैक्टर्स। ओके, उसके बाद है लॉ ऑफ मास एक्शन। फिर पढ़ना है हमको रेट लॉ, उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मोलिकुलरिटी, अर्हानियस इक्वेशन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी आपका रिड्यूस कर दिया गया है लेकिन हम फिर भी उसको देखने वाले हैं। क्यों देखने वाले हैं? क्योंकि अर्हानियस इक्वेशन उसी के ऊपर बेस्ड है। एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर ही बेस्ड होती है अर्हानियस इक्वेशन, तो इसलिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी को समझना पड़ेगा। तो फटाफट आपको समझा देंगे और अर्हानियस इक्वेशन आपको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से ही। सबसे पहले बात करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो भाई साहब केमिकल काइनेटिक्स होती है वो फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है। हम जो पढ़ रहे हैं अभी, जो स्टार्टिंग के हमारे 6 चैप्टर्स होते हैं उन्हीं को तो बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट होता है। उसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कि किस तरह से रिएक्शन बढ़ रही है, किस तरह से घट रही है, किन फैक्टर के ऊपर रिएक्शन डिपेंड कर रही है। ये सारी बातें यहाँ पर होती है। केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन होता है। ओके, तो जिस हिसाब से रिएक्शन चलेगी, कम होगी, बढ़ेगी, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उन चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कशन करते हैं। बहुत प्यारा चैप्टर है, मजा आने वाला है इस चैप्टर में। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो 3 प्रकार से आप रिएक्शन को क्लासिफाई कर सकते हो समय के हिसाब से। एक तो वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। वेरी स्लो मतलब रिएक्शन बहुत ज्यादा समय ले रही है, रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जांपल है। वेरी फास्ट रिएक्शन मतलब कि रिएक्शन बहुत फास्ट हो जा रही है। मॉडरेट रिएक्शन मतलब कि रिएक्शन एवरेज समय पे हो रही है, ना तो वो ज्यादा तेज हो रही है ना ही ज्यादा धीमी हो रही है। ऐसी ही रिएक्शन हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। जो मॉडरेट रिएक्शन होती है वही आप लोग स्टडी करते हो इस चैप्टर में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कि ये रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? तो जो रेट ऑफ रिएक्शन वो होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, या फिर प्रोडक्ट हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ जिस कंसंट्रेशन में चेंज होता है रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, उस समय उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं? उस समय उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट इज द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट और रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आया समझ में? समय के साथ साथ किसी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में चेंज होना, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, और आप लोग किस तरह समझ सकते हो? इट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट और अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि जैसे आपने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाया किसी भी रिएक्टेंट को, ठीक है, रिएक्टेंट जब पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में तो क्या होगा? जो रिएक्टेंट होगा वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होता जाएगा। जैसे शक्कर मान लो, आप लोग शक्कर को पानी में घोलते हो, धीरे धीरे शक्कर की कंसंट्रेशन जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है। मतलब शक्कर क्या, इस समय हमारा रिएक्टेंट है। अब जो पूरा घोल बन जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, तो क्या होगा? धीरे धीरे शक्कर क्या होगा? डिसअपियर होने लगेगा। तो आप ऐसा बता सकते हो कि जो रिएक्टेंट होता है वो डिसअपियर होता है। ठीक है, रिएक्टेंट जो होता है वो डिसअपियर होता है, और जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? अपीयर होता जाता है। वो क्या होता जाता है? अपीयर होता जाता है, दिखने लगता है हमें। ओके, तो आप इसको ऐसे भी बता सकते हो कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट और अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के हिसाब से, समय के हिसाब से जो रिएक्टेंट होगा वो डिक्रीज होगा और जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो अपीयर होता जाएगा। ठीक है, अब आप इसको लिखो कैसे वो देख लो आप यहाँ पर। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट। सबसे पहले बात करते हैं रिएक्टेंट के ऊपर। तो भाई साहब रिएक्टेंट क्या होता है? डिसअपियर होता है। तो आप क्या लिखोगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम। ओके, तो चेंज इन कंसंट्रेशन, ये डेल्टा जो होता है वो किसको बताता है? ये डेल्टा जो सिंबल होता है वो चेंज को बताता है। ओके, चेंज की चेंज इन रिएक्टेंट, आर मतलब रिएक्टेंट, अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा टी मतलब टाइम। ओके, अब यहाँ पर हम साइन लगाते हैं नेगेटिव का। इस नेगेटिव का मतलब ये होता है कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है? डिसअपियर हो रहा है, मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है। प्रोडक्ट के आगे कभी भी नेगेटिव नहीं लगता है, रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव लगता है, क्योंकि डिसअपियर हो रहा है। हमारा जो रिएक्टेंट है वो डिसअपियर हो रहा है। ओके, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो
द नेगेटिव साइन इन द केस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, ROR मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन, in terms of reactant does not mean that the rate is negative. It indicates that the concentration of the reactant is decreases. नेगेटिव साइन ये बताता है कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, आया समझ में? प्रोडक्ट में आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डेल्टा पी डेल्टा टी, बस इतना करना है आपको। ओके, तो अब यहाँ पे आ जाइए, कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम टेकन। ये सारे हमने नोट्स आपको दे रखे हैं। एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप है अपना, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, वहां पर ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए एक काम करते हैं, ये देख लेते हैं, ये अच्छा एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, उसको देख लेते हैं ताकि और फंडे हमारे क्लियर होंगे। इसको जूम कर लेते हैं, देखिएगा आप लोग, यहाँ पर है N2, यहाँ पर है 3H2, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। ओके, तो आप इसको लिखोगे कैसे, इसको देखिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये जो कंसंट्रेशन है किसकी, नाइट्रोजन गैस की, उसको आप इस तरह से लिख दोगे। ठीक है, इस तरह से बनाओ। और कंसंट्रेशन को आप कैसे लिखते हो, कंसंट्रेशन को आप लिखते हो कुछ इस प्रकार से। ओके, तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, ये जो ब्रैकेट है वो क्या बताते हैं, कंसंट्रेशन को बताते हैं, ध्यान रखना, कंसंट्रेशन को बताते हैं ब्रैकेट्स, तो आपको ब्रैकेट लगाना है, कंपलसरी है। ओके, तो ब्रैकेट आप लोग लगा दीजिएगा। तो डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, नेगेटिव साइन क्यों लगाया आप समझ गए होंगे, अरे नेगेटिव साइन बता रहा है चेंज, ये रिएक्टेंट है ये, और ये दोनों रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। प्रोडक्ट के आगे पॉजिटिव लगाते हैं अपन लोग, फिर आप लगाइएगा इक्वल टू का साइन, फिर क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर थोड़ा क्रॉस कीजिएगा, यहाँ पर देखिए, अब आपको इसके लिखना है। ठीक है, तो डेल्टा एच, डेल्टा हाइड्रोजन, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन आपने लिख दी, उसके बाद डेल्टा टी रखना, इतना तो आप कर ही लोगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, पहला तो ये कि नेगेटिव साइन आप लोग लगा ही लोगे, क्योंकि ये भी क्या है, रिएक्टेंट है, इस साइड होता है रिएक्टेंट, इस साइड होते हैं प्रोडक्ट, ये तो आपको पता होगा वैसे। ओके, तो ये क्या है, ये है स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स, इनको बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, जो आगे लगे हुए होते हैं उनको बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को आप कैसे लिखते हो, आप इनको हमेशा 1 के अपॉन में लिखते हो, 1/3 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो 1 के अपॉन में कोफिशिएंट को लिखा जाता है। यहाँ पे आ जाइए प्रोडक्ट में, तो इसको आप कैसे लिखोगे, डेल्टा अमोनिया लिख दोगे पहले तो, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव लगाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है। और यहाँ पर क्या लिखोगे, 1/2, क्योंकि 2 जो है वो इसके अपॉन में चला जाएगा 1 के, तो 1/2 ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो रेट को। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन किसी का भी लिख सकते हो। बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। The rate of change of concentration at a very small period of time is known as instantaneous rate of reaction. देखिए, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन में जब छोटा सा चेंज होता है, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन में जब छोटा सा चेंज होता है, बहुत छोटा सा, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जब हम चेंज निकालने की कोशिश करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने की कोशिश करते हैं, उस समय हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसको लिखते हैं कैसे, डीएक्स बाई डी लिखते हैं। जिन लोगों ने थोड़ा मैथ्स पढ़ रखा है उनको पता होगा डीएक्स बाई डी होता है, जो मैथ्स वाले वो समझ गए होंगे कि यहाँ पर छोटा सा चेंज हो रहा है। ओके, तो डीएक्स क्या होता है, वेरी स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, डीटी क्या होता है, वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, ये आप लिख सकते हो, अरे वेरी स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। और क्या है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो आप क्या करते हो, dx बाई dt लिखते हो। dx क्या होता है, वेरी स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, और dt क्या होता है, वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। ओके, उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन देख लीजिए, किन किन फैक्टर के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये सारे हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। सबसे पहले आता है टेम्परेचर। देखिए, आपको अगर मैं कंडीशन दूं, आपको एक कंडीशन देता हूँ, मान लो आपके पास शक्कर है, क्या है आपके पास, शक्कर है, ये शक्कर है आपके पास। ओके, शक्कर है आपके पास, आपको 2 कंडीशन दी जा रही है। शक्कर की कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर है, आप चेंज नहीं कर सकते उसको। आपके पास 2 ट्यूब्स हैं, एक में गर्म पानी है, एक में गर्म पानी है, इसमें गर्म पानी मान लेते हैं, ये गर्म पानी वाला है, और ये ठंडा पानी है। ओके, ये गर्म पानी, ये ठंडा पानी, पानी की कंसंट्रेशन भी बराबर है। अब मुझे ये बताइए, शक्कर किसमें पहले घुलेगी, गर्म में कि ठंडे में? आपको पता है गर्म पानी में जल्दी घुल जाती है शक्कर, मतलब कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो क्या होता है, जो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो भी इंक्रीज होता है। ठीक है, जनरली यही तो होता है, जैसे हम लोग गर्म पानी लेते हैं तो शक्कर जल्दी घुलती है, तो टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे 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 रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। उसके अलावा एक और बात देख सकते हो, जैसे आप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो, ये आप लोगों को याद रखने वाली चीज है, 10 डिग्री सेल्सियस जब आप बढ़ाते हो तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, आर मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन, वो 2 से 3 गुना बढ़ जाती है, 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। ओके, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ, 2 से 3 गुना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी हमने देखा
रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, ROR जो होता है, ROR जो होता है, वो क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम होता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो रिएक्ट जो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन की, चेंज इन कंसंट्रेशन के। तो आप क्या बोलोगे कि जनरली यही होता है, वैसे तो ये डिपेंड भी करता है लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होता है, इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं जनरली। जनरली यही होता है कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाओगे वैसे 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 क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाते हैं। अब इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे 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 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में टकराते हैं। आपस में टकराने के कारण ही तो रेट ऑफ रिएक्शन बनती है। ओके। इफेक्टिव इफेक्टिव जो कोलिजन होते हैं, इफेक्टिव कोलिजन मतलब कि बराबर टकराने चाहिए उनको, नहीं तो पता चले कि मॉलिक्यूल्स तो आपके पास बहुत सारे हैं लेकिन कोलिजन सिर्फ किसका हो रहा है? एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर जो अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं का हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को इफेक्टिव कोलिजन देखना है तो लगभग आपको जो भी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि कोलिजन कर रहे हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा। ओके। तो वो होता है इफेक्टिव कोलिजन। सभी का इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सारे पार्टिसिपेट नहीं करते, सभी का टकराव नहीं होता है, सभी का कोलिजन नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मॉलिक्यूल जब टकराते हैं आपस में तो क्या होता है? कोलिजन होता है, इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है। ओके। तो आप इतना ध्यान रखो, ज्यादा कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है आपको। रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट ये देख लीजिए। मान लो आपके पास, फिर से एग्जांपल दो शक्कर का। आपके पास शक्कर है, एक आपके पास शक्कर है इस तरह से, ठीक है, जो अपनी नॉर्मल शक्कर होती है वो है आपके पास। एक है शक्कर का पाउडर। शक्कर किस फॉर्म में है? पाउडर फॉर्म में। ये पाउडर है, शक्कर का पाउडर है। ओके। ये शक्कर का क्या है? पाउडर है। तो बताइए, मान लो दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है। अब आपको एक इसको पानी में घोलना है, तो बताओ जल्दी कौन घुलेगा? जल्दी आपको पता है पाउडर वाला जल्दी घुल जाता है, क्योंकि वो क्या होता है? बारीक बारीक टुकड़ों में टूटा हुआ होता है। ओके। तो इसलिए वो जल्दी घुल जाता है। इसका रीजन ये होता है, जो शक्कर का पाउडर होता है उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। अरे सोचो ना आप लोग सभी, देखो यहाँ पर अगर इतना सा एक क्यूब है शक्कर का, तो उसके अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स आप लोग कर दोगे तो कितना सरफेस एरिया बढ़ गया उसका? सरफेस एरिया ज्यादा मिल जाएगा इसको, सरफेस का एरिया रिएक्शन करने के लिए उसको ज्यादा जगह मिलेगी। ओके। आपने बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ दिया है, तो सरफेस एरिया इसको बहुत ज्यादा मिल जाता है। तो ध्यान रखना, सरफेस एरिया आपने इंक्रीज कर देते हो जब भी आप किसी मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हो छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, पार्टिकल्स को आप छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हो और ज्यादा तोड़ते हो, तो क्या होता है? उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ओके, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इसलिए जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो रैपिडली रिएक्शन करते हैं। ठीक है। उसके बाद कैटलिस्ट देख लो। तो कैटलिस्ट भी डिपेंड करते हैं। अगर आप लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, अगर नेगेटिव यूज करते हो तो डिक्रीज हो जाएगी। ये डिपेंड करता है, पॉजिटिव से इंक्रीज होगी, नेगेटिव से डिक्रीज होगी। उसके बाद रेडिएशन, ये आप लोग ध्यान रखना। रेडिएशन का मतलब होता है सनलाइट। कोई कोई सी रिएक्शन ऐसी होती है जो सनलाइट की प्रेजेंस में अच्छी होती है, जैसे कि फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। उसमें क्या होता है? उसमें यही तो होता है, फोटोसिंथेसिस। समझते हो आप लोग सभी? प्लांट जिससे अपना भोजन बनाते हैं, वो डिपेंड करती है सनलाइट के ऊपर। जैसे जैसे आप लोग सनलाइट देते हो वैसे वैसे जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो बढ़ती है, मतलब वो डिपेंड करती है सनलाइट के ऊपर। अगर सनलाइट नहीं दोगे तो कोई नहीं होगी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ध्यान रखना आप लोग सभी। तो रेडिएशन के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो डिपेंड करती है। उसमें एक और रिएक्शन आती है, H2 + Cl2 मिलकर क्या बनाते हैं? HCl बनाते हैं। ओके। ये क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? रेडिएशन के ऊपर। मतलब ना तो ये इसके ऊपर डिपेंड करती है, ना तो ये इसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड करती है सनलाइट के ऊपर। ओके। तो जैसे जैसे आप सनलाइट इसको दोगे वैसे वैसे रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ओके। तो ये सारा था हमारा। तो आपको समझ में आ गया होगा रेट ऑफ ये सारे फैक्टर्स। आपको एग्जाम में कोई 3 लिखना है, मैंने आप 5 करवा दिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख देना। ओके। तो आगे देखते हैं। चलिए, तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये देखते हैं अपन लोग। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, एक बार इसको स्टार्टिंग से देख लेते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, लॉ ऑफ मास एक्शन। The rate of chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of the reactant and product and stoichiometric coefficient raised into the power। देखिए, जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है ये किसने दिया था? पहले आप ये समझिए। ये जो लॉ था, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये दिया था गुल्डबर्ग एंड वेगे ने। ये दो साइंटिस्ट थे, गुल्डबर्ग एंड वेगे। खास बात ये रही इस लॉ की कि ये आगे जाकर फेल हो गया था। फेल क्यों हुआ था? फेल होने का रीजन ये था
क्योंकि ये पर्टिकुलर रिएक्शन के ऊपर ही वैलिड था, सारे रिएक्शन के ऊपर ये लॉ वैलिड नहीं था, इसलिए इसको फेल घोषित कर दिया गया। लेकिन मेहनत बहुत करी थी इन लोगों ने, गुल्डबर्ग एंड वेगे ने, तो इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं आज। ओके, मेहनत आज इन लोगों ने करी थी, इसलिए आज हम इनको पढ़ रहे हैं। चलो देख लेते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन को। लॉ ऑफ मास एक्शन ये बोलता है, ये किसके बारे में डिस्कशन करता है, ये करता है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आप प्रोडक्ट बना दो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर दो, किस किस का मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, इनकी जो मोलार कंसंट्रेशन होती है उनका आप प्रोडक्ट कर दो, और जो भी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे उनको आप क्या करो, उनको आप लिख दो पावर में। क्या मतलब है इसका, आप समझो इस तरह से, बहुत सिंपल लो है, कोई मुश्किल नहीं है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मान लो हमारे पास कुछ रिएक्शन इस प्रकार की दे रखी है, ठीक है, इस प्रकार की हमारे पास एक रिएक्शन दे रखी है। ओके, 2A+B मिलकर क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन, ROR मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप किस तरह से लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन को, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा लीजिए। आगे जाके तो वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा और यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, लेकिन आप बारीकी से समझो इस चीज को। प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया जैसा लो बोल रहा है हमसे। अब ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है मोलार कंसंट्रेशन, मोलार कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आप क्या करो, रिएक्टेंट लो, रिएक्टेंट जो भी है, रिएक्टेंट ले लो या प्रोडक्ट ले लो, तभी हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का मल्टीप्लाई कर दो। ये भी रिएक्टेंट है और ये भी रिएक्टेंट है, दोनों की मोलार कंसंट्रेशन लो, और आप सभी को पता होना चाहिए मोलार कंसंट्रेशन को कैसे लिखते हैं। किसी की भी मोलार कंसंट्रेशन बतानी हो तो उसके आगे ब्रैकेट लगा दो, तो ये क्या बन गया, मोलार कंसंट्रेशन ऑफ ए। और अगर ये बना दोगे तो क्या बन गया, मोलार कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब क्या करो, अब इनकी पावर में, अब इनके ऊपर पावर लगा दो, पावर क्या लगाओगे, ये होते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स, तो इनकी पावर ये लगा दो, ये चढ़ा दो इनकी पावर में, यहाँ अगर 2, यहाँ पर आ गया 1, बस नियम खत्म। ऐसे करके आपको रिप्रेजेंट करना है। ये था लॉ ऑफ मास एक्शन, क्या था ये, लॉ ऑफ मास एक्शन था। किसने दिया था, गुल्डबर्ग एंड वेगे ने, गोल्डबर्ग नहीं है ये, गुल्डबर्ग एंड वेगे। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से निकालते हैं आपको समझ में आ गया। फिर आगे जाके आप क्या करोगे, आगे जाकर ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा हुआ है उसको आप लोग हटाओगे, और इक्वल टू का साइन लगाकर एक कांस्टेंट लगा दोगे। यही होता है, अरे यही तो होता है, बस और क्या, इस तरह से कर देना। आगे देखिए, रेट कांस्टेंट, मैं आपको रेट कांस्टेंट यहीं पर बता देता हूँ, रेट कांस्टेंट है, मैं यहीं पर बता देता हूँ। देखिए ये जो के है, ये जो के है ये क्या है, ये जो के है यहाँ पर, उसका एक अलग ही अपना महत्व है। ये के है, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, रेट का कांस्टेंट होता है, ये रेट कांस्टेंट होता है। तो अगर आपको रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना हो तो कैसे कर सकते हो आप लोग, आप ये बोलोगे कि इसको क्या करोगे आप लोग, ये इतनी वाली टर्म दिख रही है आप लोगों को, इतनी इतनी, इसको कहाँ ले जाओ, इसके अपॉन में ले जाओ, क्या ले जाओ, इसके अपॉन में ले जाओ। तो यहाँ पर ये सारी टर्म्स यहाँ पर आ जाएगी इसके अपॉन में। अब क्या होगा, अब जो के होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा कि ROR अपॉन में ये। ओके, तो अगर मैं ये बोलूं कि इनकी मोलार कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है अगर वो यूनिटी हो जाए, यूनिटी मतलब 1 हो जाए, इन सबकी वैल्यू कितनी आ जाए, 1 हो जाए, तो जो के होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, के जो होगा वो ROR के इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा। क्योंकि देखो ए है और बी है, दोनों की मोलार कंसंट्रेशन, अगर मैं बोल रहा हूं आपसे कि आप मान के चलो कि दोनों की मोलार कंसंट्रेशन 1 है, मतलब अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 अगर किसी के अपॉन में हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, तो इसलिए जो के होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ROR के इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो के को, इसको आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। द रेट कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू, देखो टेम्परेचर हमें सेम रखना है, पता चले आप लोग टेम्परेचर कम ज्यादा कर रहे हो, नहीं, टेम्परेचर आपको सेम रखना है। तो क्या होगा, द रेट कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ रिएक्शन, ये किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब मोलर कंसंट्रेशन उसकी यूनिटी हो जाएगी, यूनिटी मतलब 1 हो जाएगी। ओके, तो रेट कांस्टेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखनी है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो होता है, जैसे जैसे आप के की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे हमारी जो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी इंक्रीज होगा, और हर एक रिएक्शन के लिए के की वैल्यू डिफरेंट होगी, ऐसा नहीं सेम होगी हर एक रिएक्शन के लिए। ओके, हर एक रिएक्शन के लिए के की वैल्यू अलग अलग होगी, जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे ROR भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट है जो आप पढ़ सकते हो। आगे देखिए, रेट लो, ये आता है इंपॉर्टेंट। अभी देखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन था वो फेल हो गया था, अब आया रेट लो। रेट लो क्या बोलता है, रेट लो में देखो, फेल हुआ था ना लॉ ऑफ मास एक्शन, उसके आगे से शुरू करा है रेट लो भाई साहब ने, मतलब जो भी जिन लोगों ने भी रेट लो को बनाया है
उन्होंने उसके आगे से शुरू किया है। अब जो गलतियां थी उनको सुधारा गया। रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन दोनों 95% सेम ही है। 95% सेम ही है, कुछ चीजें अलग होती है, बाकी 95% दोनों के दोनों सेम ही होते हैं। ओके, देखिएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन जो था, लॉ ऑफ मास एक्शन जो था, वो क्या बोल रहा था कि आप थ्योरेटिकल फॉर्म में इस रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हो, लेकिन रेट लॉ क्या बोलता है कि भैया आप रेट ऑफ रिएक्शन को कभी निकाल ही नहीं सकते, ये एक्सपेरिमेंटल है। आप एक्सपेरिमेंट की मदद से ही आप रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हो। तो ये बात उन्होंने बहुत बड़ी बोल दी, पहली लाइन में उन्होंने ये बोल दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो तो एक्सपेरिमेंटल है, आप एक्सपेरिमेंट से निकालते हो, ऐसे नहीं निकाल सकते आप थ्योरेटिकल फॉर्म में। किससे निकालते हो आप लोग? एक्सपेरिमेंट से निकालते हो। ओके, इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कैसे होता है? एक्सपेरिमेंटली होता है। उसके अलावा जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं, अरे जो आगे लगे हुए होते हैं उनको बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो होते हैं वो भी आप कैसे निकालते हो? एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ही निकालते हो। बस ये बात है उनकी। मतलब कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन दे रखी होगी कुछ इस प्रकार की, ठीक है, स्मॉल ए क्या है यहाँ पर? ये कॉफिशिएंट है ए का, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ए के लगे हुए हैं, यहाँ बी के बता रहे हैं हम लोग, और एक प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर। ओके, तो हम क्या बोलेंगे? ए टू दी पा सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन को हम रेट लिख सकते हैं क्योंकि हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं। आप चाहो तो इसको रेट ऑफ रिएक्शन पूरा लिख देना, आपकी मर्जी है, जिस तरह से आप चाहो वैसे लिख सकते हो। मैं अभी इसको रेट लिख रहा हूँ। अरे रेट ऑफ रिएक्शन, इस चैप्टर में बात किसकी कर रहे हैं? रिएक्शन की तो बात कर रहे हैं, कुछ और की बात थोड़ी करेंगे। रेट, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट लिखो तो वो एक ही बात है वो। ओके, तो रेट को हम क्या लिखते थे? यहाँ पर के लगाएंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे। अब होना क्या चाहिए था रेट लॉ के हिसाब, लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से? ये जो ए और बी है जो कि स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, वो इनकी पावर में लगा देने चाहिए थे, यहाँ पर ए यहाँ पर बी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है क्योंकि ये जो ए और बी है वो तो एक्सपेरिमेंट से निकल रहे हैं, तो ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, ए और बी कुछ भी हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि एक्स और वाई नाम दे दिया। एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल्स है, ये कुछ भी हो सकते हैं, एक्स कुछ भी हो सकता है, वाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से निकलने वाले हैं। तो बस ये नियम था कि आप स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को देख कर नहीं बता सकते, आप स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को देख कर नहीं बता सकते, आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर सारी टर्म्स लिखी हुई है। ए क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ये है। एक्स क्या है? यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। वाई क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड विद रिस्पेक्ट टू बी। ओके, के क्या है? यहाँ पर रेट कांस्टेंट है। देखिएगा, जो एक्स और वाई है वो क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, मतलब कि ये है, इसके रिस्पेक्ट में ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बी के रिस्पेक्ट में ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब अगर आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछी जाए, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछी जाए, तो आप क्या कैसे बताओगे? एक्स प्लस वाई कर दो। एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगी? आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। ये अपना पूरा टॉपिक है, थोड़ी देर में हम इसको पढ़ने वाले हैं। एक्स और वाई क्या बन गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका बन गया। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए बताओ, तो आप बता देना कि सिर्फ एक्स बताओगे आप लोग। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बस इतना पूछ ले कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ इसकी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल करना पड़ेगा। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं। A rate law show how the rate of chemical reaction depend on the reactant concentration। तो रेट लो आपको यही तो बताता है, अरे रेट लो यही तो बताता है केमिकल रिएक्शन किस तरह से डिपेंड करती है कंसंट्रेशन के ऊपर। ओके, तो ये हो गया आपका, ये अच्छे से याद कर लेना, इसको रट के चले जाना। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल लो है, ध्यान रखना। उसके बाद यूनिट देख लेते हैं, यूनिट के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। रेट कांस्टेंट आप सभी समझ गए होंगे। रेट कांस्टेंट क्या होता है? वो के जो होता है वही होता है रेट कांस्टेंट। देखो आर ओ आर हम लिख लेते हैं, आर ओ आर क्या होता है हमारा? आर ओ आर हमारा होता है के लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम मान लेते हैं ए। देखो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कितने हमारे पास रिएक्टेंट्स है। ठीक है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। ठीक है, इनकी कुछ पावर्स होंगी, लेट सपोज एक्स, लेट सपोज वाई। ओके, तो अगर हमें के की यूनिट निकालनी है तो कैसे निकालोगे? अरे यूनिट निकालना आता है सभी को, इसको कहाँ भेज दो? इसके अपॉन में भेज दो। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आर ओ आर अपॉन में ये आ जाएगा ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। ओके, तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट देख सकते हो के किसके को आएगा? रेट अपॉन ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। ओके, हमें क्या निकालनी? यूनिट निकालनी है, हमें निकालनी है यूनिट। तो हमें पता है ये और ये दोनों टर्म्स तो एक ही है, और ये दोनों भी वेरिएबल है। तो एक काम करते हैं, इन सबको मिलाकर एक नया वेरिएबल बना देते हैं। ए और बी को मिलाकर एक सी बना देते हैं। वैसे सी तो हटने वाला है, आप सभी को पता है, क्योंकि ये क्या है? ये कोई यूनिट थोड़ी है, अब तो यूनिट से मतलब है, सिर्फ हमें यूनिट से मतलब, नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। एक्स और वाई को मिलाकर हम एन लिख देते हैं। एन क्या है हमारा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यही होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्स प्लस वाई तो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
और ए और बी क्या है, हमारी कंसंट्रेशन है। ठीक है, ए और बी क्या है, कंसंट्रेशन ही तो है हमारी, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो इनको भी हमने क्या बोल दिया, सी बोल दिया। ये बन गया आपका कंसंट्रेशन ऑफ सी। ओके, तो अब हमें यूनिट पता होना चाहिए, रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर लिख दिया चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम लिख दो, क्योंकि चेंज बताने से क्या मतलब, अरे समझो इस चीज को, 8 सेंटीमीटर, आप बोल रहे हो 8 सेंटीमीटर, उसमें से 4 सेंटीमीटर गए तो कितने बचे, बचे कितने, 4 सेंटीमीटर बचे। ओके, तो ये भी तो सेंटीमीटर ही है, ये भी तो सेंटीमीटर ही है, ये भी सेंटीमीटर, कोई चेंज थोड़ी आया। तो माइनस प्लस करने से यूनिट में कोई चेंज नहीं आता है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ओके, क्योंकि यूनिट पे बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद कंसंट्रेशन अपॉन टाइम लिखा है, ये क्या है, कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, CONC, और ऊपर लिखा है एन, तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन। ठीक है, दो नीचे अंडरलाइन करी हुई है, इसका मतलब है कंसंट्रेशन लिखा हुआ है ये। ओके, कंसंट्रेशन लिखा हुआ है। उसके बाद अब क्या करोगे, चलो ये डिफाइन कर दिया, उसके बाद ये बचा अपॉन में, इसको क्या करोगे, इसको लिखोगे 1 अपॉन कंसंट्रेशन अपॉन पावर एन। अरे ये पावर एन है ना यहाँ पर, इस पावर को हमने एन लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, एन लिख दिया। ये हो गया कंसंट्रेशन, ये होगी पावर एन। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के हिसाब से कि 1 अपॉन, अगर हमारे पास क्या होता है, 1 अपॉन मान लो हमारे पास T² होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको T⁻⁻2 लिख सकते हैं। ओके, T⁻⁻2 लिख सकते हैं, और अगर T⁻⁻2 लिखा है और यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मान लो n लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके T⁻⁻2 प्लस n लिख सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि हम मैथ्स में इस तरह से करते हैं। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देते हैं बाद में, तो हमको यही ये चीज यहाँ पर करनी है। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये कंसंट्रेशन की पावर n जो लगी हुई है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये इनवर्स माइनस में हो जाएगी, और माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर माइनस में हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर पावर क्या है पूरे की, यहाँ पर जो पावर है वो आप लोग 1 लगा लेना। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर n है, तो 1 - n हो जाएगा। तो इस तरह का ये बनेगा कुछ एक्सपीरियंस, अपना एक्सप्रेशन। उसके बाद आगे क्या होगा भाई साहब, आगे देखिए, आगे कंसंट्रेशन की यूनिट लिख दो, टाइम की यूनिट लिख दो। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर। अरे कंसंट्रेशन यही तो होती है, मोल पर लीटर, मोलारिटी और कंसंट्रेशन एक ही होती है, तो मोल पर लीटर ये हो गई इसकी यूनिट। उसके बाद वन 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 माइनस एन लिख दिया हमने पावर में। उसके बाद टाइम लिख दिया, 1 अपॉन टाइम। ओके, अब अगर हमको यूनिट इनकी सबकी बतानी है तो किस तरह से बताओगे आप लोग, इसकी अगर आपको यूनिट बतानी है तो टाइम भी क्या होती है, सेकंड होती है। ओके, तो इस तरह से आप लोग लिख देना, तो मोल 1 - n। ठीक है, जो लीटर है हमारा, लीटर को आप LT लिख सकते हो, तो इसको लिख दो आप लोग 1। यहाँ पर देखो, लीटर जो होगा वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, LT जो होगा वो इनवर्स में जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो -1 - n। तो इसको जस्ट उल्टा करोगे तो क्या बनेगा, तो माइनस का प्लस n - 1 हो जाएगा। ये देखो, तो इस तरह से ये बन जाएगा। ये कर सकते हो आप लोग, कोई मुश्किल नहीं है, एक बार इसको लिख कर देख लेना, समझ में आ जाएगा। ओके, मुश्किल नहीं है, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है जिन्होंने 10वीं तक मैथ्स पढ़ा हुआ है वो सब कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। और टाइम की क्या होती है, सेकंड इनवर्स होती है, तो यहाँ पर सेकंड इनवर्स लिख दो, बात खत्म, ये हो गया कंप्लीट अपना। ठीक है, तो मोल टू द पावर 1 - n, लीटर टू द पावर n - 1, सेकंड टू द पावर इनवर्स, सेकंड इनवर्स बोल दो आप लोग। ओके, तो ये हो गई अपनी यूनिट। अब देखिएगा, अब यहाँ पर चमत्कार देखिएगा, अगर हमसे बोले कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब कि अगर हम सम करें A⁻x का और B⁻y का, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये जो x प्लस वाई करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। मान लो अगर 0 आती है तो हम क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू 0 रख दो इसी फॉर्मूले में, तो क्या बचेगा, इसमें से 0 रखेंगे तो मोल की पावर 1, यहाँ पर 0 रखेंगे तो -1, सेकंड तो कुछ है नहीं, तो ये यूनिट यहाँ पर आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट आती है वो क्या आती है, सेकंड इनवर्स आती है। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये देख लो, 1 रख दो यहाँ पर, यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर भी 0, बचा क्या, सेकंड इनवर्स। ओके, 0 नहीं होगा, माफ कीजिए, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 1, अगर किसी की पावर x की पावर अगर 0 है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 होता है। ओके, तो ये भी 1, ये भी 1, अगर 0 हो जाता तो 0 हो जाता, सब कुछ मल्टीप्लाई करने पे 0 आता, तो ये भी 1, ये भी 1, और सेकंड इनवर्स, तो बचा क्या हमारे पास, सेकंड इनवर्स बचा, तो बस ये हो जाएगी इसकी यूनिट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये सब आपको समझ में आ जाएंगे, यहाँ पर प्रैक्टिस करके देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में आप डिफरेंस बताइए। रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर ही तो आता है रेट कांस्टेंट, तो बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन आपको समझ में आ गई, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट तो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है। एक कंडीशन होती है जब भी वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो सकता है, कब हो सकता है, जब उसकी मोलार कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए, तब जाकर वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है।
उसके बाद अगला देखिए, इट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के ऊपर, लेकिन रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है। वहां तो हम लोग कंसंट्रेशन उसकी यूनिटी मान लेते हैं, तो वो डिपेंड नहीं करता है। उसके अलावा इट जनरली डिक्रीज विद द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो डिक्रीज होता जाता है धीरे धीरे करके, लेकिन जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है वो तो वो डिपेंड नहीं करता इस चीजों के ऊपर, उनको कोई मतलब नहीं है इससे। ओके, उसके बाद यूनिट देख लो आप लोग, अभी हमने निकाली यूनिट। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये होती है यूनिट, किसकी होती है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है। उसके अलावा रेट कांस्टेंट क्या होता है, ये तो चेंज हो जाता है, हर एक ऑर्डर के लिए इसकी यूनिट जो होगी वो अलग अलग आएगी। ओके, तो ये हो गया अपना। अरे हर एक ऑर्डर के लिए यूनिट अलग अलग आएगी, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन तो सेम ही है, फॉर्मूला तो उसका सेम रहेगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जैसे मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन एक बार और देख लो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई साहब, 2012 में ये क्वेश्चन आया था। मैं यहीं पर समझा देता हूँ, इसको देखो आप लोग, ये एक्सप्रेशन आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी, और ये छोटे ए छोटे बी छोटे सी क्या है, ये कॉफिशियंट्स हैं जो आगे लगे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो रहेंगे कॉफिशियंट, इनको डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, इनको हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते। हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो आप लोग, पी ले लो, यहाँ पर क्यू ले लो, यहाँ पर आर ले लो। ओके, ये एक्सपेरिमेंट से निकलने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर विच आर रेज्ड ऑन द कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ। देखो भाई साहब, ये बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है। प्लस करना है आपको, जो भी पावर दे रखी है, सॉरी माफ कीजिए, जो भी कॉफिशिएंट्स दे रखे हैं उनको बस आपको जोड़ना है। स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट जो कि हमने पावर में लगा रखे हैं उनको आपको जोड़ना है। पता चले आप लोग इनको जोड़ दो, ये और बोल दो सर हमारा तो आ गया एबीसी आ गया, हमारा तो नहीं, एबीसी नहीं आएगा। आपका क्या आएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर आएगा। ओके, और जो पी प्लस क्यू और आर होंगे वो कहाँ से निकलेंगे, वो एक्सपेरिमेंट से निकलेंगे। ठीक है, तो देख लो इसको, पी क्यू आर द एक्चुअल कोफिशिएंट विच आर डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट। इट मे बी सेम और डिफरेंट एज द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ये इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है ये, लेकिन ये निकलेंगे एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सिंपल सा है, फ्री के नंबर होते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये है कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब सम करके देख लो कितना आएगा, जीरो प्लस जीरो कितने होते हैं, अरे जीरो प्लस जीरो जीरो ही तो होते हैं जीरो। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, जीरो। तो ये जो रिएक्शन आपने देखी थी स्टार्टिंग में, याद हो तो, H2 प्लस Cl2 क्या बनता है, HCl बनता है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये डिपेंड किसी पे नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है सनलाइट के ऊपर। सनलाइट इसको कम मिलेगी तो रिएक्शन धीरे होगी, सनलाइट ज्यादा मिलेगी तो रिएक्शन फास्ट होगी। ओके, तो ये है, तो ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है सनलाइट के ऊपर। ठीक है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। ठीक है, रेडिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, याद रख लोगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल। चलो आगे देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप लोग समझ गए होंगे, किसी एक कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड करना। यहाँ पर देखिए इसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर भी एक एग्जांपल ले रखा है मैंने, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। देखो ये एक्सपेरिमेंट से निकलने वाले, यहाँ पर भले ही दो रिएक्टेंट लगे हुए हैं, लेकिन हमें क्या पता है कि किसी एक के ऊपर डिपेंड करेगी, तो यहाँ पर पावर आएगी वन, इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही है रिएक्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको समझ में आ चुका होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म, एक कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर ये डिपेंड करने वाला है। सेकंड ऑर्डर में क्या होगा, सेकंड ऑर्डर में टू कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर ये डिपेंड करेगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा एंड इसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट में वन के ऊपर, सेकंड में दो के ऊपर, जीरो में किसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखें। अगली है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये इसको देख लो आप लोग, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मतलब होता है नकली या जाली या फेक। ठीक है, सूडो मतलब होता है फेक, नकली या जाली, कुछ भी समझ सकते हो आप लोग। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब, इसको हम बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों बोलेंगे, यहाँ पर आप लोग एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर जो हमारा एसिटिक एसिड होगा, ठीक है, CH3COO C2H5, ये हमारा जो होगा एसिटिक एसिड। ठीक है, सो माफ कीजिएगा, इथाइल एसिटेट होगा, ये एसिटिक एसिड नहीं होगा, इथाइल एसिटेट होगा। इसकी रिएक्शन अगर आप पानी के साथ करवा देते हो, इसके साथ वाटर के साथ करवा देते हो, तो क्या होगा, यहाँ पर बनता है हमारा कार्बो एसिटिक एसिड और साथ में निकलता है अल्कोहल, इथेनॉल बाहर निकल जाता है। ओके, तो एसिटिक एसिड भी बनता है और इथेनॉल भी बनता है। ये रिएक्शन कौन सी है,
ये स्टरीफिकेशन है, आप लोगों ने देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जिन लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है उनके लिए बात नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने पढ़ रखा है उनको पता होगी ये रिएक्शन इस तरह की होती है। ठीक है, स्टरीफिकेशन होता है, माफ कीजिए स्टरीफिकेशन नहीं होता, ये स्टरीफिकेशन का जस्ट अपोजिट होता है। मतलब होता वही स्टरीफिकेशन, अगर इस डायरेक्शन में जाओ आप लोग, फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये स्टरीफिकेशन ही है। लेकिन अगर आप इस तरह से देखो तो क्या हो रहा है, इस तरह से बनाते हैं हम लोग, इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, एल्कोहल भी बना सकते हैं और यहाँ पर एसिटिक एसिड भी बना सकते हैं। ओके, चलिए, तो हमारे पास क्या है, हमें इससे मतलब नहीं है क्या है, हमको सिर्फ ये देखना है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो यहाँ पर इथाइल एसीटेट मतलब ईस्टर के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी इनके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता, वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके, लेकिन लेकिन क्या होता है, वाटर के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है, मतलब ये ऑर्डर कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन देखने में हमें कौन सा लग रहा है, देखने में हमें लग रहा है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देखने में क्या लग रहा है हमें, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लग रहा है। ये दिख रहा है आपको, पानी भी तो है यहाँ पर, और पानी यहाँ पर होता है, ये पानी बहुत कम मात्रा में लिया जाता है, इसलिए इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन देखने में हमें ऐसा लगता है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए इसको बोला जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट इट लुक्स लाइक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सो द रिएक्शन आर कॉल्ड सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनि मतलब किस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और पढ़ना हो तो यहाँ पर पढ़ सकते हो। इन सम रिएक्शन सॉल्वेंट वाटर जो होता है इज यूज्ड इन अबेंडेंट अमाउंट, अबेंडिंग अमाउंट मतलब बहुत कम मात्रा में पानी को लिया जाता है, बट द चेंज ऑकर इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट इज वेरी स्मॉल। तो पानी की वजह से बहुत छोटा चेंज होता है, सो इट विल बी नेग्लेक्टेड फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस रिएक्शन आर नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ गया, जहां पर पानी होता है, पानी का यहाँ पर बहुत कम यूज किया जाता है, तो इसलिए पानी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। अब पानी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा भाई साहब, पानी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, इसकी वन आएगी, तो इसलिए बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पर थोड़ी सी कहानी आप लोग देख लीजिए, ये फॉर्मूले हैं जो कि आपको पहले से पता होना चाहिए, देख सकते हो आप लोग, क्योंकि इसका हम यूज करने वाले हैं। लॉग बेस बी कुछ भी हो सकता है, एम एन होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन लिखते हैं। ये मैथमेटिकल कुछ फॉर्मुलेज हैं जो बायो वाले हैं उनके लिए हमने बना रखे हैं पहले ही, ताकि इनको प्रॉब्लम ना आए। लॉग एम अपॉन एन क्या लिख सकते हैं, लॉग एम माइनस लॉग एन लिख सकते हैं। और अगर लॉग एम टू द पावर के लिखा है तो के को आप आगे भेजिए, के को आप सबसे आगे भेज दीजिए, और इस तरह से इसका फॉर्मूला बनने वाला है। ओके, तो ये तीन फॉर्मूला है, इनको रट लो, याद कर लो, जिस तरह से भी आपको समझना है समझ सकते हो। ओके, आगे आप लोग यहाँ पर कुछ और टर्म्स हैं जो कि आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी जहां पर जब जरूरत पड़ेगी वैसे आप वहीं पर याद कर लेना। वैसे कोई ज्यादा खास नहीं है ये, लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हो इनको। जो मैथ्स वाले हैं वो तो बिल्कुल देख ही सकते हो। देखिए, लॉग, जो लॉग बेस 10 और 1 लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, ये जीरो, इसकी वैल्यू जीरो होती है। लॉग बेस 10 होना चाहिए और 1 लिखा हुआ होना चाहिए, वैल्यू 1 होनी चाहिए, बेस 10 होना चाहिए, तब इसकी वैल्यू जीरो होती है। ओके, और एक और बात यहाँ पर ध्यान रखो, जो लॉग बेस 10 होता है, लॉग बेस 10 और पावर भी 10 होती है इसकी, मतलब लॉग बेस 10 होता है और वैल्यू भी 10 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी आती है 1। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद और कौन सा आप जो यूज करोगे, और आप जो यूज करोगे वो आप चाहो तो अभी आपको दिखा देंगे, जहां पर भी यूज आएगा उसको आप लोग वहीं पर देख लेना। ठीक है, तो आप चाहो तो इनके स्टार्टिंग के तीन को याद कर सकते हो, उसके अलावा ये 10 वाला याद कर लो, इतना काफी। ओके, इतना काफी, इतना याद करोगे तो भी काम हो जाएगा। ओके, अच्छा, तो लॉग बेस जो आप याद रखने में अच्छे से हो सके तो 0.3010, 0.3010, यहाँ पर भी जीरो लगा लो, मतलब वही बात है, मत लगाओ या ना लगाओ क्योंकि हमको इससे याद है वो 0.3010 ये होता है लॉग टू। ठीक है, बेस 10 होनी चाहिए इसकी, इसको हम यूज करने वाले। चलिए, तो इतना आपको समझ में आया, एक बार और देख लो। अगर एम एन लिखा है तो एम प्लस एन हो जाएगा, लोग एम प्लस लोग एन हो जाएगा। लोग एम की पावर एन लिखा है तो क्या लिखोगे, सॉरी एम अपॉन एन लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, लोग एम माइनस लोग एन। डिवाइड है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो प्लस, उसके बाद अगर पावर है तो पावर को भेजो सबसे आगे। इतना आपको करना है, बाकी थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, इंटीग्रेशन भी आपको थोड़ा आना चाहिए, टेंशन मतलब ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिनको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, आपको यहीं पर समझा देंगे, बाकी जिनको आता है उनके लिए तो हलवा है ये टॉपिक। हम क्या करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन करने वाले हैं, पूरा डेरिवेशन हम देखने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये एग्जाम में आ चुका है। अगर जीरो ऑर्डर समझ में आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर आप खुद कर लोगे आसानी से, और चैप्टर में कुछ नहीं है, बस दो डेरिवेशन बाकी है, उसके अलावा थोड़े से और कॉन्सेप्ट हमारे बाकी है, उसका फिनिश चैप्टर, कोई नहीं है चैप्टर में ज्यादा कुछ। ओके, तो जीरो ऑर्डर देख लेते हैं अपन। A reaction is said to be zero order reaction if its reaction is independent of the concentration, मतलब अगर concentration के ऊपर डिपेंड ही ना करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एक रिएक्शन है जो रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो रहा है,
प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम चाहते हैं इसकी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन को लिखना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिखना चाहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम यही होता है, तो हम लिख देंगे डी आर बाई डी टी। हम छोटा सा चेंज निकालना चाह रहे हैं, आपको पढ़ाया था मैंने इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं, छोटा सा चेंज किस में हो रहा है, रिएक्टेंट में हो रहा है, अपॉन में टाइम, ये होगी कंसंट्रेशन। अब ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है वो देख लो, ये डिपेंड कर रहा है के लिखेंगे हम सबसे पहले, उसके बाद ए टू द पावर जीरो लिखेंगे। ए क्या है यहाँ पर, ए कुछ भी हो सकता है, रिएक्टेंट में कुछ भी हो सकता है, वैसे तो ये आगे जाके वन हो जाएगी इसकी वैल्यू। ओके, तो आप चाहो तो उसको लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि आगे जाके ये वन हो जाएगा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट समझ सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट देखिए, तो ये तो समझ में आ गया माइनस डी आर बाई डी टी कैसे आया। अरे इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं, ओके, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम निकालना चाह रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्ट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अ स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हम इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं। ओके, और नेगेटिव साइन क्यों आया आप समझ गए होंगे, क्योंकि हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो इतना आपको समझ में आया, के कैसे आया, ये तो सब क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि हम जीरो ऑर्डर पढ़ रहे हैं। उसके बाद आगे देखिए आगे क्या होगा, ये जो dt होगा वो इधर जाएगा, dt इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो माइनस साइन है उसको भेज दो इस साइड, कर सकते हैं अपन लोग, माइनस को इधर भेज देंगे, क्या दिक्कत है, या फिर आप ऐसा समझ लो कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है इंटीग्रेशन, क्योंकि ये छोटे छोटे चेंज निकाले हमने, रेट ऑफ रिएक्शन वेरी स्मॉल चेंज, यहाँ पर हमने बहुत कम छोटा सा चेंज निकाला, रेट ऑफ रिएक्शन वेरी स्मॉल टाइम के लिए हमने निकाली, तो हम क्या चाहते हैं, हम पूरे समय के लिए निकालना चाहते हैं। और जब भी हमें किसी चीज को पूरा निकालना चाहते हैं छोटी चीज से, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लगा दीजिए इंटीग्रेशन। ठीक है, आ रहा है समझ में इतना कि नहीं आ रहा है, इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पर, यहाँ भी और यहाँ भी इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करने से क्या होता है, छोटी छोटी चीजें सब जुड़ जाती है, तो हम यही तो चाहते हैं। तो डी आर आप इसका इंटीग्रेशन कर दो और इसका इंटीग्रेशन कर दो। ओके, तो देखो छोटे छोटे डी आर को जोड़ते जाओगे तो क्या बनेगा, बड़ा सा डी आर बन जाएगा, सॉरी डी आर को जोड़ते जाओगे तो आखिरी में क्या बनेगा, बड़ा सा आर बन जाएगा। ओके, ये हो जाएगा आर बना यहाँ पे। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप लोग, माइनस भी कांस्टेंट के भी कांस्टेंट, तो ये तो आएगा बाहर। ठीक है, ये आपका बाहर आ गया। उसके बाद छोटे छोटे dt को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, छोटे छोटे dt को जोड़ोगे तो t बन जाएगा। ओके, तो ये आने वाला है। उसके बाद आपको अगर थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में पता हो तो वहां पर हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेते हैं आई, यहाँ पर आई क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ओके, चलिए, तो इतना आपको समझ में आया, इस इक्वेशन का नाम दे दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। ओके, यहाँ पर देख लीजिए, ये हियर आई इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है भाई साहब, आपको मैंने पहले ही बता दिया, द वैल्यू ऑफ आई कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द इनिशियल कंडीशन। तो हमें आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आई की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू निकालने के लिए हम जाएंगे स्टार्टिंग पर। मान लो आपके पास शक्कर है। ओके, अब शक्कर की आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि स्टार्टिंग में जब टाइम जीरो था, टाइम जीरो था, मान लो आपकी जो शक्कर है वो 5 मिनट के अंदर अंदर घुल रही है। ओके, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 5 मिनट भी नहीं, आप मुझे ये बताओ जब स्टार्टिंग में जैसे ही आपने शक्कर डाली थी उस समय आपके पास कंसंट्रेशन कितनी थी शक्कर की, तो आप क्या बोलोगे, जितनी हम लेके आए थे उतनी कंसंट्रेशन है, मतलब कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया। जब टाइम जीरो होता है कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है, पूरी की पूरी होती है हमारे पास शक्कर। तो हम इसी की मदद से निकालने वाले हैं इस आई की वैल्यू, आई की वैल्यू निकालना चाहते हैं क्योंकि आई कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम टाइम को कर देते हैं जीरो, टाइम को कर देते हैं जीरो, तो यहाँ पर हम टाइम को अगर जीरो करते हैं तो हमारे पास जो आर होगा वो क्या होगा, कंप्लीट आर होगा, और कंप्लीट आर को हम क्या लिखते हैं, आर नोट लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कंसेंट्रेशन क्या होगी, फुल होगी, आर नोट लिखेंगे। उसके बाद ये अगर टाइम जीरो रखेंगे यहाँ पर तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। इसकी वजह से आई की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, आई की वैल्यू हो जाएगी, आई की वैल्यू आएगी आर नोट। और आर नोट क्या है भाई साहब, ये कंप्लीट है हमारे पास, कंप्लीट रेट हमारे पास। ओके, कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, कंप्लीट है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जब हमने टी की वैल्यू जीरो रखी तो आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर नोट के इक्वल हो जाएगा, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा रिएक्टेंट में। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं आर नोट। आर नोट क्या है, कंप्लीट है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी, रेट में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब क्या बोलना चाहिए मुझे, रेट मतलब कि जो भी इसका रेट होगा, ओके, कंसंट्रेशन जो होगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। होता ये यार कि कभी कभी 40 मिनट पढ़ाते 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 जबान फिसल जाती है। ओके, इतनी सारी चीजें एक समय दिमाग में आती है तो जबान फिसल जाती है। ओके, और इतने सारे वर्ड्स हैं, रेट तो ये, कंसंट्रेशन में वो, तो ऐसे में जबान फिसल जाती है, तो आप लोग इसको इग्नोर किया करो। ओके,
तो भाई साहब क्या बोल रहे थे हम लोग, आर नोट क्या है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन है एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, और टाइम क्या है, जीरो। जीरो टाइम के ऊपर जो रेट, जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन होता है वो जीरो होता है। ओके, माफ कीजिएगा, कंसंट्रेशन जीरो नहीं होता है, कंसंट्रेशन हमारा फुल होता है। ओके, चलो आप लोग समझ गए होंगे यार, आज क्या पता आज जबान इतनी फिसल रही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आर नोट क्या हो जाएगा, आई के इक्वल हो जाएगा। अब ये जो आई की वैल्यू आई है वो कहाँ पर रख देंगे, अरे आई की वैल्यू निकाली तो आई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में। ओके, तो आई की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे आई की वैल्यू यहाँ पर रख दो तो क्या जाएगा, आर नोट हो जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा, आर नोट हो जाएगा। बस ये आपकी इक्वेशन हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब इसी को हम तोड़ मरोड़ के सोल्व करेंगे आगे। तो इतना आपको समझ में आया तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, आई की इक्वल क्या जाएगी, आर नोट लिख देंगे हम लोग। तो बस यहाँ पर लिख दिया हमने आर नोट। अब हम क्या करेंगे, हम इस के की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो बस के की वैल्यू निकाल दो। उसमें क्या है, ये जो टी होगा इसको इसके अपॉन में भेज दो, अरे के को इसके अपॉन में भेज दो, और क्या, तो ये इस प्रकार का एक्सप्रेशन आने वाला है, आर नोट माइनस आर अपॉन टी। अरे आर नोट अपॉन आर अपॉन टी, ये हो जाएगा। देखो इसको इधर, ये तो सब कर सकते हो यार, आप लोग मैथ्स वाले हो सब, मतलब इतना मैथ्स तो आप सभी को आता होगा। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो। ओके, तो इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू किस तरह से निकलेगी, आर नोट माइनस आर अपॉन टी। ओके, तो बस इसको याद रख लो, आर नोट माइनस आर अपॉन टी, ये हो गया डेरिवेशन। बताओ कितना सिंपल था। और फर्स्ट वाला समझ में आ गया तो सेकंड तो ऑटोमेटिक समझ में जाएगा आप लोगों को। अब हम देखो, ये तो हमने फुल टाइम के लिए निकाला, लेकिन अगर हमें हाफ लाइफ पीरियड निकालना होता है, हाफ लाइफ मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब होता है कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ठीक है, मान लो आपने 4 किलो शक्कर लाए थे, 4 किलो में से अब बची 2 किलो, तो आपको इस समय पर निकालना होता है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहले हम जीरो का निकालेंगे फिर फर्स्ट का निकालेंगे। ओके, तो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन हमारी कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है। और टी जो लिखते हैं हम लोग, टी को हम इस तरह से लिखते हैं, फिर टी हाफ लिख देते हैं, टी का हाफ बना देते हैं। तो ये होती है कंडीशन। तो ठीक है, करते हैं स्टार्ट इसको भी, जहां पर हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहां पे हमने छोड़ा था वहां से हम स्टार्ट करेंगे, मतलब जो आर होगा, आर भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर नोट जो कि हमारा फुल था, फुल को आधा कर दो तो ये हो जाएगा आर। तो जहां जहां पर भी आपने लिखा था आर, उसको आर कर दो, जो जहां जहां पर आपने आर लिखा तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर नोट बाई टू रखो, क्योंकि कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी। और कितनी कंसंट्रेशन हमारे पास, स्टार्टिंग में फुल कंसंट्रेशन थी हमारे पास, तो उसको हमने आधा कर दिया, तो उसको लिखेंगे कैसे, आर नोट बाई टू लिखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। आर नोट बाई टू लिखते हैं, जहां जहां पर आर था, कहाँ कहाँ पर भाई साहब आर था, यहाँ पर आर था। आप चाहो तो यहीं से स्टार्ट कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से भी ले चलो, यहीं से स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आर था, आर की जगह पर आप क्या रख दोगे, आर नोट रख दोगे, आर नोट रख दोगे, आर नोट बाई टू रख दोगे, टू रख दोगे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। इसके बाद सोल्व कर देना, इसके बाद क्या करोगे, सोल्व कर देना, टी निकाल लेना, टी आप कर सकते हो सोल्व, मैंने आपको फंडा समझा दिया। वैसे आप चाहो तो यहाँ पर भी आर की वैल्यू रख सकते हो, यहाँ पर क्यों रख सकते हो, यहाँ पर क्योंकि यहाँ ये दोनों सेम ही तो है, ये दोनों सेम ही तो है, यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पर आर नोट अपॉन टू रखोगे, उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, आर नोट बाई टू बचेगा। उसके बाद यहाँ से टी निकालना है आपको तो निकाल सकते हो, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हमने निकाला है। बाकी सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। जूम कर लेते हैं इसको, ये देखिए, आर नॉट बाई टू लिखा, आर नॉट माइनस के बाई के, टी बाई टी हाफ लिखा हमने, इसको लिखा सिर्फ टी हाफ, इसको लिख रहे हैं हम लोग, टी हाफ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड निकालना चाह रहे हैं। ओके, तो भाई साहब क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ओके, तो टी हाफ क्या आएगा, आर नॉट बाई टू के, आर नॉट बाई टू के आ जाएगा। अरे ये के यहाँ पर है, तो के को आप लोग यहाँ पर पहुंचा दो। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा आर नॉट बाई टू के। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और क्या सिंपल, बस यही निकालना है आपको, यही निकालना है। ये क्वेश्चन बैंक में दे रखा है, क्यों लिखा हुआ है इसके ऊपर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। हाफ लाइफ पीरियड आपको सबको समझ में आ गया, रितेश जरा बताओ तो माइक ऑन करके, आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। आ गया सर। हाँ वेरी गुड। देखो सिंपल है, मैं आपको एक बात बोल दूं, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा आपको दिमाग दिमाग तो कोई लगाना नहीं है इसमें, सब कुछ चीजें आपको पहले ही क्लियर है, 3 4 फंडे हैं सारे क्लियर आपके हो गए। अब आपको सिर्फ मैथ्स लगाना है, थोड़ा सा मैथ्स लगेगा और क्या इसमें, बाकी कुछ नहीं है इसमें। चलिए, अगर आपको जीरो समझ में आ गया तो फर्स्ट भी समझ में आ जाएगा, जीरो समझ में आ गया तो फर्स्ट भी समझ में आ जाएगा। फर्स्ट में क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो वन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, चलो तो उसको आप लोग देख लीजिए। हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक हमारे पास रिएक्टेंट है जिसको हम आर बोल रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप, आर बोल दो, ए बोल दो, लेकिन हम आर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये भी आर है और ये भी आर है, इसलिए हम आर बोलना चाह रहे हैं इसको। आप चाहो तो कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन मैंने इसको आर बोल दिया। अगर आप इसको आर बोल रहे हो तो इसको भी आपको आर बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो आर है हमारे पास, आर की पावर कितनी है, वन।
आर की पावर क्या है हमारे पास, 1 है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर देख रहे हैं इस बार हम लोग। तो क्या होगा, हमें पता है कि भाई जो टर्म्स सेम होती है उनको एक तरफ लिख दो, जो अलग होती है उनको अलग लिख दो। तो जो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको कहाँ पर भेज दो आप लोग, इसको यहाँ पर भेज दो। और जो के डी टी होगा उसको आप लोग यहाँ पर भेज दो। ठीक है, इतना हम लोग कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम किसका करते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा भाई साहब इनको। ओके, तो इंटीग्रेशन करा हमने, तो क्या हुआ यहाँ पर, देखिए 1/x dx, 1/x dx। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करने जाते हो तो क्या आता है, log x आता है। क्या आता है, log x आता है, log x आता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला होता है, जिन लोगों ने थोड़ा मैथ्स पढ़ रखा है उनको पता होगा, जिनको नहीं पता है ना वो थोड़ा याद रख लो इसको, कि अगर इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं तो क्या आता है, log x आता है। ओके, चलिए, तो log x आता है इसका। तो अब यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर r है तो यहाँ पर जाएगा log r। ओके, अरे यहाँ पर अगर x होता, यहाँ पर भी x होता तो log x आता, लेकिन यहाँ पे क्या है अपना, log आ रहा है। अब ये log ही है, ये ln लिखते हैं ना अपन लोग, ln क्या होता है, नेचुरल log होता है। मतलब log x को आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, log x को आप लोग ln लिख सकते हो, नेचुरल log लिख सकते हो आप लोग। ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे जाके तो इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा log बेस 10 में। तो इतना आपको समझ में आया, ये तो सिंपल है, माइनस साइन वैसा का वैसा आ गया। अब यहाँ पर देखो, के बाहर आएगा और जो dt होगा, dt क्या बनेगा, t बन जाएगा पूरा। तो के टी आ जाएगा प्लस आई आ जाएगा। आई क्या है यहाँ पर, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास 2 मिनट का समय है, उसके बाद क्लास एंड हो जाएगी। आप सभी को रिजॉइन कर लेना है। ओके, आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, आई की वैल्यू निकालने के लिए जाओ आप लोग इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होती है, फुल कंसंट्रेशन होती है। तो आर की जगह पर आप आर नोट लिखो। टाइम कितना होता है इनिशियल में, 0 होता है। तो बस जहां पर आपके पास टाइम है टी लिखा हुआ है वहां पर आप लोग 0 लिखो, यहाँ पर 0 आ जाएगा। और जहां पर आर लिखा है वहां पर आर नोट लिखो, तो यहाँ पर आर नोट आ जाएगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, आई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आई इक्वल्स टू माइनस लॉग आर नोट, ये आएगी आई की वैल्यू। ओके, तो इतना आपको समझ में आया। यहाँ पर आप लोग देख लो, सिंपल सा कुछ नहीं किया हमने, टी को लिखा 0, आर क्या आ जाएगा, आर नोट आ जाएगा, बस ये किया हमने। अब 1 मिनट का समय है, आप सभी रिज्वाइन कर लेना, क्लास को हम फिर से स्टार्ट कर देंगे। ओके, इस चैप्टर को आज फिनिश करना है अपने को। चलिए, तो कहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पर थे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखो, कभी भी हमें आई निकालना होता है तो हम कहाँ पर जाते हैं, हम जाते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, फुल होती है। अरे इनिशियल में आपके पास फुल होता है, और टाइम कितना होता है, टाइम 0 होता है। टाइम 0 होता है, 0 से हम चालू करते हैं। तो जहाँ पर टी लिखा है वहां पर 0 लिख दो, और जहां पर आर लिखा है उसको आर नोट कर दो। तो आई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी माइनस लॉग आर नोट के इक्वल। आया समझ में इतना, बस यही करना है। तो यहाँ पर जो हमारी आई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, माइनस लॉग आर नोट के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो आगे आप लोग देखिएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन सेट फर्स्ट। तो हम जो भी आई की वैल्यू आई उसमें अपने यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख दिया आई की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद क्या करना है भाई साहब, उसके बाद हमें करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी सेम टर्म्स है उनको सेम अलग लिखना है, जो अलग है उनको अलग लिखना है। तो आप इसको यहाँ पर भेज दो, जहां पर आप लोग इसको भेज दो। तो क्या होगा, ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये तो माइनस में ही है, तो लॉग आर नोट माइनस आर हो जाएगा। इसको हम आगे लिख देंगे, प्लस में से माइनस, जो भी बड़ी टर्म्स है उसमें छोटे को माइनस करेंगे, मतलब प्लस माइनस से अच्छा लगता है लिखने में हमको, तो ऐसा कर दिया हमने। उसके बाद क्या होगा भाई साहब, उसके बाद हमें पता है कि log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है। ये आपको आइडेंटिटी मैंने बताई थी, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, log r नोट अपॉन r लिख सकते हैं इसको। उसके बाद हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो t को इधर भेज दो, t जाएगा अपॉन में। ओके, t जाएगा अपॉन में। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से इसको डिफाइन कर दिया। अब देखिएगा, हमारे पास जो log है, हमारे पास जो log है वो क्या है, नेचुरल log है। हमें हमारे पास जो वैल्यूज होती है वो किस में होती है, log बेस 10 में होती है। तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, log बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे। और log बेस 10 में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करते हो, आप सिर्फ 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हो। 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो किसको, इसको, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, log बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे करेंगे, अब देखिए आप लोग इसको आगे। समझ में आ रहा है कि आपको क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज होती है वो log बेस 10 में होती है। तो नेचुरल log होता है, उसमें हमारे पास वैल्यू होती नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं, हमारे पास जो वैल्यूज हो उसी में हम इस एक्सप्रेशन को चाहते हैं। तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा भाई साहब,
यहाँ पर log base 10 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एक्सप्रेशन पूरा वैसा का वैसा रहेगा, बस 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो नेचुरल लॉग होता है वो इसमें हम करें 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, log 10 में कन्वर्ट हो जाता है। तो बस ये कर दो आप लोग, आ रहा है समझ में? तो 2.303 से मल्टीप्लाई किया तो ये log base 10 में आप लोग इसको इस तरह से लिख सकते हो। ओके, मतलब जो नेचुरल लॉग होता है वो किसके इक्वल होता है, 2.303 इंटू लॉग 10 के ये इक्वल होता है। ओके, तो बस ये आ गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन, इतना ही करना है बस आपको। ओके, अगर आपको हाफ लाइफ पीरियड निकालना है तो आप सभी को पता है हाफ लाइफ के समय जो आर होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, आर नोट के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर आप लोग आर नोट बाई 2 लिखते हैं। ओके, तो फिर इससे ये कट जाएगा, फिर ये जो 2 होगा वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो log 10 2 log बेस 10 और 2 क्या होता है, log 10 log बेस 10 और जो 2 होता है वो क्या होता है हमारा 0.3010 होता है। चलो इसको दिखा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों से, मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमें हाफ लाइफ पीरियड निकालना है तो हमें पता है हाफ लाइफ पीरियड निकालते हैं जब हम, तो जब आर होता है हमारा, आर किसके इक्वल हो जाता है, आर हमारा जो होता है वो इक्वल हो जाता है आर नॉट बाई 2 कंसंट्रेशन को हम आधी कर देते हैं, फुल कंसंट्रेशन को हम आधी कर देते हैं। और टी क्या लिखते हैं, टी को हम लिखते हैं टी हाफ। बस, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमने वैल्यू रखी, अरे कहाँ चली गई स्क्रीन, यहाँ पर हमने वैल्यू रखी आर नॉट बाई 2, ये कट गया इससे, ये ऊपर जाएगा 2, तो इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा। उसके बाद 0.3010, ये वैल्यू हमने याद करवाई थी आपको थोड़ी देर पहले, तो बस ये वैल्यू आप यहाँ पर लिख दो। log बेस 10 और 2 की जो वैल्यू होती है वो ये होती है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना, ये आएगा 0.693, 0.693, 0.693। ये याद कर लो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, सारी स्टेप आपको सारी क्लियर है दिमाग में। ओके, तो इसको अच्छे से कर लेना। 0.693 इसको रट लो आप लोग, 0.693 अपॉन के, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हम टी हाफ निकाल रहे हैं, तो टी हाफ निकालते समय जो के होगा वो अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ पर किया जाएगा। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझा दिया मैंने। अब आते हैं मोलिकुलरिटी के ऊपर। मोलिकुलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेटिंग इन एलिमेंटरी स्टेप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। देखिए, मोलिकुलरिटी क्या होती है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में। ठीक है, और ये कौन सी रिएक्शन में, एलिमेंट्री स्टेप जो होती है, एक छोटी सी स्टेप में जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो होती है मोलिकुलरिटी। समझ लो इस चीज को, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स एक्चुअली में पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में, उसको हम बोलेंगे मोलिकुलरिटी। यहाँ पर आप लोग और पढ़ सकते हो, देर आर मेनी रिएक्शंस विच प्रोसीड थ्रू द नंबर ऑफ स्टेप्स एंड ईच स्टेप बीइंग इंडिपेंडेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री स्टेप। पहले तो आपको मैं ये समझाता हूँ कि एलिमेंट्री स्टेप होती क्या है। देखो, एलिमेंट्री स्टेप का मतलब ये होता है, हर एक रिएक्शन जो होती है वो आपको देखने में से लगता हो कि एक ही स्टेप में हो रही है, लेकिन नहीं होती वो एक स्टेप में। पहले एक स्टेप होती है, उसके बाद कुछ और बनता है, उसके बाद एक स्टेप और होती है, फिर कुछ और बनता है, फिर उसके बाद कुछ और होता है, उसके बाद फाइनल में आपके पास मिलता है प्रोडक्ट। फाइनल में क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। रिएक्टेंट से आप क्या बनाते हो, प्रोडक्ट बनाते हो, इस तरह से बनाते हो आप लोग। ओके, तो हर एक स्टेप जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेप। मतलब कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये होती है एलिमेंट्री स्टेप, छोटी छोटी स्टेप। तो आप छोटी छोटी स्टेप्स का ही मोलिकुलरिटी निकाल सकते हो। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की आप मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय स्लोवेस्ट स्टेप एंड इट इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा आप लोगों को, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, हेलो एल्केन हेलो एरिन में हमने पढ़ा था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, देखो जो स्लोएस्ट स्टेप होती है, जो सबसे स्लो स्टेप होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। उसी से हम किसी भी रिएक्शन का रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। मान लो आपके घर के सामने से एक गाड़ी निकल के जा रही है बहुत स्पीड से, तो क्या आप उसका रेट डिटरमाइन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन एक जो गाड़ी है वो आराम से जा रही है, स्लो स्टेप से जा रही है, उसकी कंपेयर में स्लो जा रही है, तो आप उसका डिटरमाइन कर पाओगे कि भैया इतनी स्पीड से गाड़ी जा रही है। तो जो स्लो स्टेप होती है उसी का आप रेट डिटरमाइन कर सकते हो। और आपको समझ में आना चाहिए कि हम मोलिकुलरिटी किसकी निकालते हैं, हम मोलिकुलरिटी उसी की निकालते हैं जो कि एलिमेंट्री हो। एलिमेंट्री मतलब सिंपल स्टेप में हो, एक पर्टिकुलर स्टेप जो होती है उसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेप। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलरिटी बोलते हैं। ओके, हियर मोलिकुलरिटी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयन पार्टिसिपेटिंग इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी। तो उस एलिमेंट्री रिएक्शन में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम बोलते हैं मोलिकुलरिटी। ओके, तो आगे होगा आप सभी को समझ में। वैसे जो हेलो एल्केन हेलो एरीन है वहां पर मैंने आपको समझाया था, ठीक है, जब हम SN1 SN2 पढ़ रहे थे,
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन, जहां पर कार्बोकेटाइन बनता है वो स्लो स्टेप मानी जाती है, तो उसका हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने वहां समझाया था वैसे समझाएंगे जब आपको हेलो एल्केन हेलोरिन पढ़ाएंगे जब। ओके, तो मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी जीरो, तो भाई साहब मोलिकुलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, समझ में आ रहा होगा आपको। मोलिकुलरिटी जीरो कैसे हो सकती है? मोलिकुलरिटी जीरो का मतलब है कोई मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, और मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया ऐसा तो हो नहीं सकता। अरे रिएक्शन हो रही है मतलब मॉलिक्यूल्स तो पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, तो मोलिकुलरिटी जीरो नहीं हो सकती। उसके बाद ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मोलिकुलरिटी जो होता है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, मतलब एक्सपेरिमेंट से नहीं निकाल सकते, आप देख कर बता सकते हो कि कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया। अरे मोलिकुलरिटी सिंपल होती है, देख के बताना है आपको कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया, तो ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ओके, एक्सपेरिमेंटल नहीं है। अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अंतर क्या है? मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अंतर क्या है? तो आप लोग देखिएगा, मोलिकुलरिटी की डेफिनेशन आपको पता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं? ये तो सम होते हैं, इट इज द सम ऑफ पावर रेज्ड ऑन द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन। ओके, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको समझ में आया, मोलिकुलरिटी समझ में आया, मतलब ये होते हैं पावर, जो भी हम पावर रेज्ड करते हैं रेट रेट एक्सप्रेशन में, वो होते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उनको सबको जोड़ दो, ये बन जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में या एलिमेंट्री स्टेप, एलिमेंट्री रिएक्शन में, एलिमेंट्री स्टेप बोलना चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 2 मिनट आप लोग वेट कीजिएगा, 2 मिनट का वेट कीजिएगा आप लोग। ओके, तो कहाँ थे हम लोग? यहाँ पर। तो ये आपको समझ में आ गया, यहाँ तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए, ये जो मोलिकुलरिटी होती है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है, एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपने देखकर थोड़ी बता सकते। उसके बाद मोलिकुलरिटी क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये जीरो नहीं हो सकता, माफ कीजिएगा पॉजिटिव बोल रहा हूँ मैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, मतलब मोलिकुलरिटी नेगेटिव थोड़ी हो सकती है। समझ रहे हो आप लोग? नेगेटिव कैसे हो सकती है कि मॉलिक्यूल्स में माइनस नेगेटिव मॉलिक्यूल्स में पार्टिसिपेट किया गया, ऐसा थोड़ी बोलते हो आप लोग, हमेशा पॉजिटिव होती है। उसके बाद जीरो तो हो नहीं सकती, हमने देखा जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी पॉसिबल हो सकती है यहाँ पर। उसके बाद जो मॉलिकुलरिटी होती है वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, एक और पॉइंट आप चाहो तो लिख सकते हो, वैसे बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर पहले लिखे हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से ज्यादा हो सकती है। ओके, उसके बाद ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता कि 1/2 मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया, ऐसा थोड़ी बोलेंगे, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो फ्रैक्शन होते हैं वो हो सकते हैं। उसके अलावा और क्या बताओगे? इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट मैकेनिज्म, तो ये मैकेनिज्म के बारे में कोई जानकारी नहीं देती मोलिकुलरिटी, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आप मैकेनिज्म का पता लगा सकते हो। इट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो आपको प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन, किसके रिलेटेड? मैकेनिज्म के रिलेटेड। तो आप अंदर तक कहाँ, अंदर तक अगर आपको देखना है कि रिएक्शन में क्या चल रहा है एक्चुअल में, तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हेल्प से देख सकते हो। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हो गए जो आपको समझने आना जरूरी है। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है, मतलब अगला जो लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा बचा हुआ है वो है अरानियस इक्वेशन। अरानियस इक्वेशन में एक टर्म यूज होती है जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, हर एक रिएक्शन के पास, हर एक, माफ कीजिएगा, हर एक रिएक्टेंट, हर एक प्रोडक्ट के पास अपनी खुद की एक एनर्जी होती है। हमारे अंदर भी एक एनर्जी है, आपके अंदर भी एक एनर्जी है, पुस्तक रखी हुई पुस्तक के अंदर भी एक एनर्जी है, पेन रखा हुआ उसके अंदर भी अपनी इंटरनल एनर्जी होती है, सबके अंदर अपनी अपनी एनर्जी होती है। ओके, अगर किसी को भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना होता है, मान लो यहाँ पर इसकी एनर्जी इतनी है, प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा उसकी एनर्जी इतनी है, तो अगर उसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होगा। एनर्जी बैरियर मतलब कि ये इतनी एनर्जी इसको चाहिए होगी तभी वो जाकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होता है? जब वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करता है। और एनर्जी बैरियर मतलब ये समझो आप लोग कि एक एनर्जी होगी, पर्टिकुलर एनर्जी होगी जहां तक उसको जाना जरूरी है, उतनी एनर्जी उसको चाहिए तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो जो एनर्जी हम दे रहे हैं, रिएक्टेंट के पास पहले से कुछ एनर्जी थी, लेकिन जो एनर्जी हमने एक्स्ट्रा दी है, जो एनर्जी हमने एक्स्ट्रा दी है, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, कि हमने इसको एक्टिवेट कर दिया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपका रिड्यूस हो चुका है, लेकिन ये समझ में आना जरूरी है। एक्टिवेशन एनर्जी आपको समझ में आना जरूरी है। क्यों आना जरूरी है? क्योंकि ये आगे आपको मिलने वाला है। एक्टिवेशन एनर्जी आपको देखने को मिलेगी आर्हानियस इक्वेशन में, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना होगा। ओके, चलिए, तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको समझ में आया। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम देते हैं रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने में, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और अगर आपको और जानना है इसमें, तो ये पूरी एनर्जी होती है। पूरी एनर्जी मतलब रिएक्टेंट के पास पहले से एनर्जी होगी और हमने जो एक्स्ट्रा दी है, उन दोनों को अगर हम सम करें तो क्या आ जाएगी हमारी?
थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाएगी, मतलब कंप्लीट एनर्जी आ जाएगी। कंप्लीट एनर्जी कैसे बताओगे कि भैया तेरे पास पहले से एनर्जी थी, मैंने तेरे को और दे दी एनर्जी, तो तेरे पास क्या हो गई, बहुत सारी एनर्जी हो गई। तो इस बहुत सारी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे कंप्लीट एनर्जी या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, थ्रेशोल्ड एनर्जी। बस ये कहानी है। बाकी ईपी क्या है यहाँ पर, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, ये हो गए, लेकिन खास ये है दोनों। ओके, चलो, तो बस इतना ध्यान रखो, बाकी कुछ ज्यादा ध्यान रखने का आपको जरूरत नहीं है। आ जाते हैं अरानियस इक्वेशन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में तो ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। चलो देखते हैं। Arrhenius gave a relation between rate constant of the reaction and temperature which is known as Arrhenius equation। तो अरानियस भाई साहब ने क्या किया, अरानियस भाई साहब ने एक रिलेशन दिया किस किस के बीच में, टेम्परेचर के बीच में और रेट कांस्टेंट के बीच में। एक इक्वेशन है जो आपकी आपको याद रखनी पड़ेगी, आप लोग याद रख सकते हो, K इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। K इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब यहाँ पर K तो आपको पता है रेट कांस्टेंट है, ए क्या है यहाँ पर, अरानियस का कांस्टेंट है, या फिर आप इसको ये बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। अरानियस कांस्टेंट बोल दो या फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोल दो, एक ही बात है। ये क्या है यहाँ पर, एक्टिवेशन एनर्जी है। ये क्या है यहाँ पर, एक्टिवेशन एनर्जी है। आर क्या है यहाँ पर, गैस कांस्टेंट है। आर भी यहाँ पर एक कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट इसको बोलते हैं। ठीक, क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब आपको इसको केल्विन में लेना पड़ेगा, इसमें लेना पड़ेगा केल्विन में, केल्विन। ठीक है, तो के क्या है यहाँ पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट का मतलब यही होता है कि आपको केल्विन में इसको यूज करना पड़ेगा, बस। ओके, तो अब आप लोग इसको याद करिए, तो जरा इसको याद करिए, क्योंकि इसको याद ही रखना पड़ेगा आपको। के इक्वल्स टू ए, ए क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर या अरहानियस कांस्टेंट। के इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ई ए क्या है यहाँ पर, एक्टिवेशन एनर्जी है। ओके, ए क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। ओके, तो इसको याद कर लो अच्छे से, के इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। चलो, तो इतना आपको याद हो गया होगा। क्या करेंगे हम लोग, इसको भी डिराइव करने की कोशिश करते हैं थोड़ा। टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड अबव द इक्वेशन वी कैन गेट। तो अगर हम दोनों तरफ log बेस ले लेते हैं, log को ले लेते हैं, इधर भी log इधर भी log, तो क्या होगा, अगर दोनों साइड हम log ले लेते हैं तो क्या होगा भाई साहब, ये तो log e रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a है, यहाँ पर मान लो इसको a, इसको, ये देखो दो टर्म्स यहाँ पर, इसको m बोल देते हैं, इसको n बोल देते हैं। तो log m इंटू एन क्या होता है, log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस n, log m प्लस log n। इनको हमने अलग अलग कर दिया, कैसे किया, इसको पूरे को हमने n मान लिया, इस पूरे को हमने क्या मान लिया, n मान लिया, इस पूरे को हमने मान लिया, इसको n मान लिया, इसको m मान लिया। ओके, तो m प्लस n होता है, ये फॉर्मूला होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले याद करवाया था। ओके, तो यहाँ पर होगा log a प्लस log e टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इससे डरना नहीं है, ई टू द पावर, सॉरी, ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी से, ये कुछ नहीं है, आगे आखिरी तक बस ऐसे ही चलेगा, एक बार याद कर लो, कहानी फिनिश। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसमें तो कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है। यहाँ पर अगर देखो आप लोग, यहाँ पर भी एक इक्वेशन बन सकती है, ये देखो, अगर इसको आप लोग m मान लो और इसको n मान लो, तो क्या होगा, log m टू द पावर n, log m टू द पावर n, ये बनता है, बनता है ये। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो ऊपर वाला n है, n को आप क्या ले जाते हो, n को आप आगे ले जाते हो, ये होता है, तो n को आप लोगों ने आगे ले गए, तो क्या जाएगा, माइनस लगा हुआ है, माइनस ई ए अपॉन आर टी, लॉग बेस ई और ई। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखिएगा आगे क्या करना है आपको। अब देखिए, जो log बेस ई और ई होता है, ये क्या हो जाता है, ये वन हो जाता है, कितना हो जाता है, वन हो जाता है। जैसे हमने देखा था log बेस 10, और वैल्यू जब 10 होती है तब वो वन हो जाता है, तो यहाँ पर भी ये वन हो जाता है। ओके, तो आखिरी एक्सप्रेशन हमारे पास जो बचेगा वो कुछ इस तरह का बचेगा, देख लो आप लोग, यहाँ पर खत्म होने वाला है ये भी, और ये लास्ट टॉपिक है अपना, ये कुछ इस तरह का बचेगा। उसके बाद क्या करोगे भाई साहब आप, अब आपको पता है कि log बेस ई है, तो log बेस 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करो, ये 10 में बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.303, ये भी 2.303, और ये हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद आपको क्या करना है, बस यहीं पर फिनिश हो जाता है वैसे तो ये, लेकिन अगर आप आगे करना चाहो तो क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसा कर सकते हो कि 2.303 से डिवाइड कर दो, 2.303 से पूरी रिएक्शन को डिवाइड कर दो, ये गया, ये गया, और इसके अपॉन में आ जाएगा 2.303। तो बस फाइनल एक्सप्रेशन आपका आ गया इस प्रकार का। बस यहाँ पर आप लोगों को छोड़ देना है। वैसे ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर देखा जाए 3 नंबर के लायक, तो ये नहीं है 3 नंबर लायक, लेकिन आप लोग चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमने log लिया, उसके बाद दो आइडेंटिटी लगाई, देख देख कर अपने हिसाब से जो भी हमने देखी, log m टू द पावर n, तो हो जाएगा n आगे जाएगा, log m आ जाएगा, इस तरह से जो भी आइडेंटिटी हमारी लगी वो लगाई। उसके बाद क्या करा, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया।
ओके, तो इस तरह से अपना जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। आप चाहो तो इसको देख सकते हो, ग्राफ को, यही ग्राफ है अरानियस इक्वेशन का, आप चाहो तो देख सकते हो। बाकी ये हो चुका है फिनिश, और ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपके लिए हमने पहले से लगा रखे हैं, आप चाहो तो इनको देख भी सकते हो। ओके, और इसके बाद ये क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है जो भी आपको हमने पहले ही प्रोवाइड कर रखे हैं, ये सारे देख लेना आप लोग। ओके, चलिए, तो अपनी क्लास है जो हो चुकी है एंड, अब अपन भी कर देते हैं क्लास को एंड।